Hello dear student, welcome to today's class of manufacturing processes. In today's lecture, we will cover the last topic of this unit, that is machine molding. So in this case, we will see the process of molding done by the machine. In previous lecture, we had seen two special type of molding, that is shell molding and carbon dioxide molding. So let's start with today's lecture. Now, until now in this unit, what we had seen, हमने ये देखा है कि सारी जो मोल्डिंग हमने की है इज डन बाय हैंड. सो दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल मोल्डिंग. हम मैन्युअली सारी प्रोसेस करते हैं, पैटर्न के ऊपर कोप और ड्रैग बॉक्स को रखते हैं, फिर सैंड को फिल करते हैं. आफ्टर दैट रैमिंग ऑफ सैंड इज डन. आफ्टर रैमिंग गेट्स आर क्रिएटेड. गेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं हम, यानी जो मेटल के फ्लो के लिए हमें चैनल्स लगते हैं वो हम क्रिएट करते हैं. एंड आफ्टर दैट मैन्युअली वी रिमूव द पैटर्न. हमारी कैविटी फॉर्म हो जाती है एंड वी असेंबल द टू हाफ ऑफ द मोल्ड टू गेट द फाइनल असेंबली. तो ये हमारी मैनुअल मोल्डिंग प्रोसेस है. सो दिस प्रोसेस कैन also be done using the machines. So that process is called as machine molding. और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग मशीन्स कौन सी रिक्वायर्ड है मशीन मोल्डिंग के लिए. सो शुड वी स्टार्ट? So as discussed, molding process may be classified as hand molding or machine molding according to whether mold is prepared by hand or with the aid of molding machines. तो अगर हम हाथ से मोल्ड बनाते हैं तो दैट इज हैंड मोल्डिंग, और मशीन की हेल्प लेते हैं तो दैट इज मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग इज डन only when few castings are to be required, while machine molding used for large number of repetitive casting. हैंड मोल्डिंग कब यूज़ करते हैं हम? जब बहुत कम अमाउंट में हमें प्रोडक्शन करना होता है. और मशीन मोल्डिंग हायर प्रोडक्शन रेट अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. Now general advantage of machine molding: large number of similar castings can be produced in short time. तो टाइम कम हो जाता है कंपेरेटिव टू हैंड मोल्डिंग. कास्टिंग obtained are more uniform in size and shape. एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमें भी कोई काम दिया जाता है और कंटिन्यूसली वही वही काम हमें रिपीटेटिवली करना है, सो आफ्टर सम टाइम वी गेट टायर्ड. तो ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि रिपीटेटिव काम अगर हमें कोई दिया जाता है तो हमें टायर्डनेस जल्दी आता है. उसी तरह से अगर हम मैन्युअली कास्टिंग बनाते हैं या मोल्डिंग बनाते हैं, आफ्टर सम टाइम
वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो इनिशियली आपने काम स्टार्ट किया था, वो क्वालिटी आप बाद में अचीव नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस। सो इन केस ऑफ मशीन, आप कितने भी अमाउंट में कास्टिंग बनाइए, मशीन कभी टायर्ड नहीं होगी। सो यू विल गेट more uniform size and shape in machine casting compared to hand molding. High production rate, so reduce cost. जितने क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उतनी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, और यहाँ पर कम टाइम में आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, सो कॉस्ट इज लेस कंपेयर टू हैंड मोल्डिंग। नो एक्सपर्ट लेबर रिक्वायर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्क आपका मशीन ही कर रही है, तो लेबर के पास स्किल होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हिज वर्क इज डन बाय मशीन। मेजर डिसएडवांटेज, machine molding cannot be used for intricate shape and very large size casting. बहुत कॉम्प्लिकेट शेप है, उसके लिए मशीन मोल्डिंग यूज़ नहीं की जा सकती, और कास्टिंग के साइज़ पे लिमिटेशन है, बहुत लार्ज कास्टिंग के लिए भी मशीन मोल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। मोल्डिंग मशीन परफॉर्म टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इट पैक्स द सैंड, सैंड को पैकिंग का काम करती है, अच्छी तरह से पैक करना सैंड मोल्डिंग बॉक्स में, ये पहला काम है मोल्डिंग मशीन का। इट ड्रॉज द पैटर्न आउट, पैटर्न को बाहर निकालना ये उसका दूसरा काम है। सो इट ड्रॉज द पैटर्न। तो दो मेजर काम है उसके पास, एक तो सैंड को अच्छे तरह से पैक करना, और उसके बाद सैंड पैक हो जाती है वैसे ही तुरंत पैटर्न को रिमूव करना। सो नाउ लेट्स गो फॉर फर्स्ट मशीन। तो पहली मशीन हमने दो इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे हैं, पहला फंक्शन है सैंड को पैक करना, दूसरा पैटर्न को रिमूव करना। सो लेट्स सी इनिशियली द मशीन्स विच आर यूज फॉर पैकिंग द सैंड, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वीज़र मशीन। पहली मशीन जो हम देखेंगे सैंड पैकिंग के लिए उसे कहते हैं स्क्वीज़र मशीन। स्क्वीज, एज द नेम इंडिकेट, इट स्क्वीजेज द सैंड, सैंड को कॉम्प्रेस करती है, स्क्वीज करती है। तो नाम से ही उसका फंक्शन थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो बेसिकली उसके कंपोनेंट क्या है और वो वर्क कैसे करती है ये हमें देखना है। इन स्क्वीजर मेथड, मोल्डिंग सैंड इन द फ्लास्क is squeezed between the machine table and overhead squeeze head pneumatically or hydraulically until the mold attain the desired density. स्क्वीज़र मेथड में क्या होता है, मोल्डिंग सैंड इन द फ्लास्क, जो बॉक्स है आपके पास, कोप बॉक्स, ड्रैग बॉक्स, उसे हम फ्लास्क कहते हैं। इसमें जो मोल्डिंग सैंड हम लेते हैं उसे स्क्वीज करते हैं हम, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में करते हैं। मशीन टेबल, जिस टेबल के ऊपर पैटर्न और बॉक्स रखा है उस टेबल, और ऊपर एक स्क्वीज बोर्ड लगा हुआ होता है, एक फ्लैट बोर्ड होता है जो ऊपर से कॉम्प्रेस करता है सैंड को। और ये कॉम्प्रेशन हम अचीव करते हैं न्यूमेटिकली, एक तो कॉम्प्रेस एयर से, या फिर हाइड्रोलिकली, या फिर हाइड्रोलिक यूनिट से। तो हाइड्रोलिक पावर और न्यूमेटिक पावर हम यूज़ करते हैं ये कॉम्प्रेशन अचीव करने के लिए। और ये कब तक कॉम्प्रेस करते हैं, अनटिल द मोल्ड अटेन द डिज़ायर्ड डेंसिटी, जब तक अच्छी तरह से कॉम्प्रेस नहीं होता, पूरी तरह से पैक नहीं हो जाता है, डेंसिटी अच्छी नहीं रहती है, तब तक हम उसे कॉम्प्रेस करते रहते हैं। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग। जिस बॉक्स में हमने सैंड रखी है उसको हम ऊपर से एक बोर्ड से कॉम्प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर का यूज़ करते हैं, और जब तक हमें रिक्वायर्ड डेंसिटी नहीं मिलती तब तक उसे हम कॉम्प्रेस करते रहते हैं। तो एकदम सिंपल प्रिंसिपल है वर्किंग का, हम सिंपली उसे स्क्वीज करते हैं ऊपर से। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ टॉप स्क्वीज़र मशीन इज एज फॉलोज। तो स्क्वीज़र मशीन में भी कुछ अलग अलग टाइप की मशीन आती है। पहले हम देखेंगे टॉप स्क्वीज़र मशीन। टॉप मतलब जिसे टॉप से स्क्वीज करते हैं। तो पहला हम पॉइंट वाइज देखेंगे इसे। तो फर्स्ट पॉइंट,
The pattern is placed on the mold board which is clamped on the table. पैटर्न हम पहले एक बोर्ड के ऊपर रखते हैं और ये बोर्ड जो होता है ये टेबल के ऊपर क्लैंप होता है, मशीन टेबल के ऊपर, क्योंकि हम मशीन देख रहे हैं. सो एट द सेम टाइम आप डायग्राम पे भी ध्यान दीजिए. तो ये आपका है मशीन टेबल. मशीन टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, पैटर्न और आपका फ्लास्क. सो दिस इज पैटर्न. ये आपका पैटर्न यहाँ पे रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, ये बॉक्स रखा हुआ है. पैटर्न के ऊपर बॉक्स आएगा. तो टेबल, टेबल के ऊपर पैटर्न बोर्ड. पैटर्न बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पैटर्न बोर्ड है. दिस वन इज अ पैटर्न बोर्ड, जो ग्रीन कलर से मैंने ये किया है. तो टेबल के ऊपर आपका पैटर्न बोर्ड आएगा. दिस वन इज अ टेबल, पिंक वन. और पैटर्न तो आपका मार्क ही किया गया है. और उसके ऊपर जैसे हमारा एक बॉक्स, कोप या ड्रैग, कोई भी एक बॉक्स रहेगा, वो हम पैटर्न के सराउंडिंग में प्लेस करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप, फ्लास्क इन दिस प्लेस. फ्लास्क मतलब कोप या ड्रैग बॉक्स. देन प्लेस ऑन द मोल्ड बोर्ड एंड द सैंड फ्रेम ऑन द फ्लास्क. फ्लास्क और सैंड फ्रेम, सैंड फ्रेम मतलब जो सराउंडिंग की बॉर्डर होती है. सो दिस इज फ्लास्क, दिस वन इज अ सैंड फ्रेम. थर्ड स्टेप, द फ्लास्क एंड फ्रेम आर फिल्ड विद द मोल्डिंग सैंड एंड लेवल्ड ऑफ. अब नीचे हमारा पैटर्न है, हमने बॉक्स भी रख दिया है सराउंडिंग में. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से सैंड से फिलअप कर देंगे. तो सैंड से फिलअप कर दिया, पूरा टॉप तक फिलअप करेंगे हम, पूरे लेवल तक. सो नाउ फोर्थ स्टेप, टेबल इन दिस राइज बाय लिफ्टिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट प्लैटन ऑन द स्टेशनरी स्क्वीजर हेड. अब देखिए क्या होता है. यह है आपका प्लैटन. प्लैटन मतलब एक तरह का फ्लैट बोर्ड होता है. और ये प्लैटन, ये जो प्लैटन है, एक फ्लैट बोर्ड है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. और ये कनेक्टेड है आपका स्क्वीज हेड के साथ. ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें हैचिंग किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वीज हेड. सो दिस स्क्वीज हेड इज नाउ लोअर्ड, सॉरी, ये स्टेशनरी रहेगा. आपका ऊपर का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका स्टेशनरी रहेगा, एज इट इज अपने जगह पर रहेगा. और पूरा का पूरा आपका टेबल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. स्क्वीज़र हेड अपने जगह पर स्टेशनरी रहेगा और टेबल ऊपर की तरफ मूव होगा. इट विल मूव अपवर्ड इन टू द स्क्वीज़र हेड. तो आपका सैंड के ऊपर क्या करेगा, प्लैटन प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेगा. द प्लैटन एंटर्स द सैंड फ्रेम अप टू द डॉटेड लाइन एंड कॉम्पैक्ट द मोल्डिंग सैंड. इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये वाली, यहाँ तक प्लैटन सैंड को अंदर की तरफ कॉम्प्रेस करेगा. जैसे ही प्लैटन सैंड में आ जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, सैंड पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो जाएगा. द टेबल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजिशन. जैसे ही कॉम्प्रेस होता है, फिर से टेबल क्या हो जाएगा, टेबल फिर से नीचे की तरफ चला जाएगा. तो टेबल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, फिर से टेबल नीचे आ जाएगा. तो ये सिंपल मैकेनिज्म है. तो हम एक टेबल के ऊपर पैटर्न रखते हैं, पैटर्न के ऊपर फ्लास्क रखेंगे, फ्लास्क में सैंड को पूरी तरह से फिलअप कर देंगे. फिर एक स्टेशनरी स्क्वीज हेड है ऊपर की ओर. टेबल को हम ऊपर राइज करते जाएंगे. वो राइज होते होते धीरे धीरे स्क्वीज हेड उसे क्या करेगा, सैंड को कॉम्प्रेस करेगा. एंड आफ्टर दैट टेबल विल रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन. टेबल फिर से नीचे आ जाएगा. तो ये सिंपल मैकेनिज्म है. इसे कहते हैं टॉप स्क्वीज़र मशीन. इसमें टॉप स्टेशनरी होता है और टेबल ऊपर की तरफ मूव करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट वन. तो हम ये देख रहे हैं
सैंड पैकिंग मशीन। सैंड पैकिंग मशीन में हम पहला टाइप जो देख रहे हैं वो है स्क्वीज़र मशीन, एंड इन स्क्वीज़र मशीन ऑल्सो वी आर सीइंग द टॉप स्क्वीज़र मशीन. So let's move to the second type. So again we are seeing for the packing of the sand squeezer machine. Second one is a bottom squeezer machine. As there is a top squeezer machine, bottom squeezer machine में भी क्या होगा, पहला तो exactly same होता है. The pattern is placed on the mold board which is clamped to the table. जैसे कि टॉप स्क्वीज़र मशीन में था, एक पैटर्न होता है, टेबल होता है, मशीन टेबल, उसके हम ऊपर हम पैटर्न रखेंगे. Second step, the flask is placed on the frame and is filled with the sand. ये भी स्टेप एग्जैक्टली सिमिलर है. हमने यहाँ पर फ्लास्क रखा और इसे सैंड से फिलअप कर दिया. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पिछले मशीन और इस मशीन में? यहाँ पर आपका टेबल डायमेंशन में छोटा है, इट इज स्मॉलर देन द फ्लास्क. वो पूरा टेबल आपका फ्लास्क के अंदर आ गया है, इट इज कंप्लीटली इनसाइड द फ्लास्क. पिछले केस में क्या था, आपका टेबल पूरी तरह से फ्लास्क के बाहर था, यानी फ्लास्क टेबल के ऊपर रखा हुआ था. इस बार ऐसे नहीं है, टेबल फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है, इट इज इनसाइड द फ्लास्क. सो साइज ऑफ द टेबल स्मॉलर देन द फ्लास्क. पिछली बार क्या था, साइज ऑफ द टेबल इज लार्जर देन द फ्लास्क. दैट इज द डिफरेंस. बाकी एग्जैक्टली वैसे ही हम सैंड को फिलअप करते हैं. अब इस बार फ्लास्क के डिज़ाइन में भी डिफरेंस है. आप देखिए, पिछले बार फ्लास्क ऊपर से ओपन था, लेकिन इस बार फ्लास्क ऊपर से क्लोज है, इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. So what will happen due to this? The squeezer head is brought against the top. The squeezer head is brought against the top of the flask, and the table with the pattern is raised upon the dotted line. तो यहाँ स्क्वीज़र हेड कहाँ पर है? दिस वन इज अ स्क्वीज़र हेड जो मैंने पिंक किया है. अब ये ऊपर की पूरी ये स्टेशनरी रहेगी. ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये स्टेशनरी रहेगा. ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये पूरा स्टेशनरी रहेगा. लेट मी आउटलाइन इट. ये पूरा का पूरा स्टेशनरी रहेगा, दिस पोर्शन. और ये जो अंदर टेबल है, ये टेबल ही बस मूव होगा. तो ये टेबल सैंड में कॉम्प्रेस हो जाएगा, नीचे से कॉम्प्रेस होगा सैंड में. समझ में आ रहा है? पिछले बार क्या हुआ था, लेट मी गो बैकवर्ड. व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस मशीन? सी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन अपवर्ड मूव हुआ था टेबल के साथ, ठीक है. और टेबल के ऊपर आपका फ्लास्क रखा हुआ था. दिस फ्लास्क इज प्लेस अपॉन द टेबल. लेकिन इस बार ऐसे नहीं है. दिस टाइम दिस इज टेबल, और टेबल के सराउंडिंग में फ्लास्क रखा हुआ है. फ्लास्क इज लार्जर देन द टेबल. और इस केस में अब ये पूरा पोर्शन स्टेशनरी रहेगा, और ये टेबल और पैटर्न, ये दोनों ही चीज़ें ऊपर की तरफ मूव होगी. अगेन आवर रिक्वायरमेंट इज टू अचीव अ स्क्वीजिंग एक्शन. हमें कॉम्प्रेशन वाली एक्शन अचीव करना है, तो ये यहाँ पर भी अचीव होती है. आफ्टर स्क्वीजिंग द टेबल रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन. फिर से टेबल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा. तो डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर द मशीन यूज फॉर स्क्वीजिंग एक्शन. दोनों मशीन कैसे काम करती है, वो स्क्वीजिंग एक्शन से ही काम करती है.
तो हमने दो स्क्वीजिंग मशीन देखी, एक तो टॉप स्क्वीजर मशीन, दूसरी ही ये देखी है वो है बॉटम स्क्वीजर मशीन। इन स्क्वीजर मशीन द सैंड इज पैक्ड मोर डेंसली on the top of the mold from which the pressure is applied and the density decreases uniformly with the depth। अब होता क्या है, सैंड इस पोर्शन में यानी टॉप के पोर्शन में बहुत डेंसली पैक होती है, बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रेस होती है, पर जैसे ही धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाते हो प्रेशर डेप्थ के साथ कम होते जाता है और आपकी कैविटी कहाँ रहने वाली है, आपकी कैविटी रहने वाली है ये पैटर्न के पास। आप जब ये ब्लैक पैटर्न रिमूव करोगे तो इसके जगह पर क्या आ जाएगी, आपकी कैविटी आ जाएगी। लेकिन स्क्वीजर मशीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टॉप में आपको अच्छी डेंसिटी मिलती है यानी पैकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है मशीन की ऊपर की तरफ, और आप जैसे ही नीचे जाते हो आपकी पैकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है यानी नीचे में सैंड इतनी अच्छी से पैक नहीं होगी। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, द पैकिंग ऑफ द सैंड नियर द कैविटी इज नॉट सो गुड। सैंड की डेंसिटी कैविटी जहाँ पर है वहाँ पर अच्छी नहीं रहती है, तो वहाँ अच्छे से पैक नहीं हो पाती सैंड, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप मोल्टन मेटल पोर करोगे और वहाँ पे सैंड की डेंसिटी अच्छी नहीं है। सो दैट विल नॉट गिव द गुड रीज़न। सो दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ स्क्वीज़र टाइप मशीन, चाहे वो टॉप स्क्वीज़र हो या बॉटम स्क्वीज़र हो, दोनों में ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आता है। द डेंसिटी इज फाउंड लोएस्ट एट द पार्टिंग प्लेन एंड अराउंड द पैटर्न। पैटर्न के सराउंडिंग में सबसे लो डेंसिटी होती है जहाँ दोनों बॉक्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, कोप बॉक्स एंड ड्रैग बॉक्स, उसे हम करते हैं पार्टिंग लाइन और पार्टिंग प्लेन। तो वहीं पे आपकी डेंसिटी सबसे कम होती है, पैकिंग सबसे पुअर क्वालिटी की वहीं पर होती है। सो दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ स्क्वीजर मशीन। Therefore, this method is restricted to the mold not more than 150 mm in depth। इसी के वजह से ये मेथड तभी यूज़ की जाती है जब ये जो टोटल डेप्थ है यानी फ्लास्क की जो हाइट है ये मैक्सिमम 150 mm होनी चाहिए। अगर मोर देन 150 mm है तो ये मेथड उतने अच्छे से काम नहीं करेगी क्योंकि ये पूरा का पूरा थिकनेस एक सिंगल डेंसिटी से कॉम्प्रेस नहीं कर सकती है। तो इससे ज़्यादा अगर आप हाइट का फ्लास्क लोगे और उसे स्क्वीज़र मशीन से स्क्वीज़ करोगे तो उस केस में आपका पैटर्न के सराउंडिंग की जो सैंड है वो अच्छी तरह से पैक नहीं हो पाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है इस मेथड का, या आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है। सो what we can do for avoiding this disadvantage, we can use a second type of machine that is called a jolt machine। jolt का मतलब होता है एक तरह का वाइब्रेशन, कंटिन्यूस वाइब्रेशन करना मतलब जॉल्ट। अब जॉल्टिंग एक्शन हम बहुत बार देखते हैं हमारे घर पे। व्हेन इन आवर होम आवर मदर used to fill the salt into a glass jar। जनरली होता है ना कि सॉल्ट हम एक ग्लास जार में पोर करते हैं या प्लास्टिक जार में पोर करते हैं उसे रखने के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही हम सॉल्ट फिलअप करते हैं वो पूरी तरह से भर जाता है, आपका जार जो है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। सो एज इट इज़ कम्प्लीटली फिलअप, अब आपके पास स्पेस नहीं है, सॉल्ट तो आपके पास बचा हुआ है। वॉट आवर मदर यूज टू डू, शी शेक द जार। वो एक एक्शन करती है, उस जार को वो ज़मीन पर पटकती है कुछ देर के लिए। सो दैट शेकिंग और स्ट्राइकिंग एक्शन इज कॉल्ड एज जॉल्टिंग। उसी एक्शन को हम करते हैं जॉल्ट।
मतलब कंटिन्यूसली शेक करना या एक वाइब्रेशन प्रोवाइड करना उस जार को। उससे क्या होता है, पहले सॉल्ट पूरा ऊपर की तरफ भरा हुआ था, जैसे आप उसे जॉल्ट करते हो या शेक करते हो आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाती है। अब ये स्पेस क्रिएट क्यों हुई? क्योंकि वो सॉल्ट थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया, जॉल्टिंग एक्शन की वजह से वो सॉल्ट कॉम्प्रेस हुआ और आपके पास फिर से स्पेस हुई। तो हम बचा हुआ सॉल्ट उसमें डालते हैं, फिर से उसे जॉल्ट करते हैं, फिर से बचा हुआ सॉल्ट डालते हैं, फिर से जॉल्ट करते हैं, तो हर बार आपके पास स्पेस क्रिएट होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जॉल्टिंग एक्शन से आप कॉम्प्रेस कर सकते हो चीज़ों को। सो सेम एक्शन इज यूज इन अ जॉल्ट मशीन। जॉल्ट मशीन में एग्जैक्टली सेम एक्शन हम यूज करते हैं। So in this method, the flask is first filled with the molding sand, and then the table supporting the flask is mechanically rise and drop in succession. हम पहले सैंड फिल करते हैं बॉक्स में या फ्लास्क में, और फिर उस टेबल को कंटिन्यूसली अप डाउन मोशन में, लेकिन फास्ट, ऊपर उठाते हैं नीचे गिराते हैं, ऊपर उठाते हैं नीचे गिराते हैं, ये इंस्टेंटली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो उसे हम कहेंगे जॉल्टिंग एक्शन। ड्यू टू सडन चेंज इन इनर्शिया at the end of each fall the sand get packed and rammed. This action is called as jolting. हर बार उसे शेकिंग एक्शन वहाँ पर एक क्रिएट होती है। उस शेकिंग की वजह से क्या होती है, ऑटोमेटिकली सैंड धीरे धीरे पैक होना स्टार्ट हो जाता है, या जो हम रैमिंग करते हैं मैन्युअली उसी तरह से वो रैम होने लगती है। हम उसे रैम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन से वो धीरे धीरे पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की वो मशीन रहती है। पहले डायग्राम में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये डाउन कंडीशन में यानी नीचे की तरफ है टेबल, और सेकंड डायग्राम में ऊपर की तरफ है। तो हम उसे कंटिन्यूसली एक बार नीचे करेंगे फिर ऊपर करेंगे, और ये फास्ट हम करेंगे एकदम। सो दैट इज द जॉल्टिंग एक्शन। तो ये हम करते कैसे हैं? सो द टेबल विद द प्लाटन एंड फ्लास्क filled with the molding sand is raised to 30 to 80 mm at short intervals by the plunger when compressed air is admitted through the hose and the channel. देखिए, अब डायग्राम पे ध्यान दीजिए अभी प्लीज। ये कैसे होता है, 30 टू 80 mm हम लिफ्ट करते हैं पूरे टेबल को, और फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लिफ्ट करते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। ये फास्ट करेंगे हम। देखिए ये टेबल है आपका। अब डायग्राम पे ध्यान दीजिए, दोनों डायग्राम में हमने टेबल शो किया है। सो दिस इज टेबल। ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपका टेबल है। दिस वन इज टेबल, नेमिंग भी की हुई है उसे। प्लेटन एंड फ्लास्क। प्लेटन मतलब एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम पैटर्न रखते हैं। तो वो ये ऊपर का पोर्शन जो है यहाँ पर पैटर्न रखा हुआ है, और ये बॉक्स है सराउंडिंग में। सो दिस बॉक्स इज सराउंडिंग द पैटर्न। दोनों डायग्राम में देख सकते हो आप। दिस वन इज अ प्लंजर। ये सेकंड डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा प्लंजर। दिस पोर्शन जिसमें आपको कोई डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये है प्लंजर। प्लग इज नथिंग बट अ पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप सबको पता होगा। तो ये एक पिस्टन है जो सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मोशन में मूव हो सकता है। सो दैट इज प्लंजर, सिमिलर टू पिस्टन। These are the hose.
होज आर नथिंग बट द पाइप्स, मेटल के पाइप्स होते हैं। ये होज थ्रू आउट ये प्लंजर मूव करते हैं। देखिए इसका किस तरह से है, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये थ्रू द प्लंजर है, यहाँ डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से आप कॉम्प्रेस एयर को अंदर बाहर दोनों तरफ से मूव करा सकते हो। सो यूज होज इज यूज फॉर मूविंग द कॉम्प्रेस एयर और सप्लाइंग द कॉम्प्रेस एयर टू द पिस्टन। प्लंजर को कॉम्प्रेस एयर सप्लाई करने के लिए वो पाइपलाइंस है एक तरह की। सो दीज आर चैनल्स जहाँ से कॉम्प्रेस एयर ट्रांसफ़र होगी। तो ये पूरा डायग्राम है, ये मेन कंपोनेंट है उसके। तो आपके पास एक प्लंजर है, प्लंजर के ऊपर टेबल माउंट किया हुआ है, यानी टेबल और प्लंजर कनेक्टेड है। तो जैसे ही प्लंजर मूव होगा उसी के साथ आपका टेबल मूव होगा। प्लंजर ऊपर की तरफ मूव होता है तो टेबल भी ऊपर की तरफ मूव होगा, प्लंजर नीचे की तरफ मूव होता है तो टेबल भी नीचे की तरफ मूव होगा। सो दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल कि जैसे आप प्लंजर को लिफ्ट करोगे आपका टेबल भी लिफ्ट होगा। द एयर is released through the opening and the table drops down suddenly and strikes the guiding cylinder at the bottom. Springs are used to cushion the table from blows and reduces the noise and prevent destruction of mechanism. देखिए होता क्या है, इनिशियली आपका मैकेनिज्म इस पोजीशन पर है, पूरी तरह से नीचे की तरफ है। कॉम्प्रेस एयर को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। एक कॉम्प्रेसर होगा आपके पास जिसमें कॉम्प्रेस एयर एक प्रेशर पे एयर आपके पास जमा होगी, वो हाई प्रेशर एयर यहाँ से सप्लाई की जाती है। ये जैसे ही आप सप्लाई करते हो, यहाँ जो कैविटी है इस कैविटी में ये एयर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर बिल्टअप होता है धीरे धीरे टेबल या पूरा का पूरा प्लंजर ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो आप सिलेंडर में जैसे ही कॉम्प्रेस एयर डालोगे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। तो अब ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पर पूरी तरह से एयर है, आपके पास कॉम्प्रेस एयर है। तो कॉम्प्रेस एयर यहाँ से आपका मूव हो रहा है और यहाँ पर जमा हो रही है। ये अभी क्लोज है, यहाँ से कॉम्प्रेस एयर बाहर नहीं जा सकती, इसलिए प्लंजर ऊपर की तरफ मूव होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब जैसे ही आपने रिक्वायर्ड हाइट अटेन कर ली तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से एयर को मूव होने दोगे। अब जैसे ही एयर बाहर निकल जाएगी ये प्लंजर एकदम से नीचे की तरफ आएगा और ये सिलेंडर वॉल यानी ये है आपका सिलेंडर, इस सिलेंडर वॉल को स्ट्राइक करेगा नीचे आके, क्योंकि एयर अब पूरी तरह से पास हो रही है। यहाँ पर एयर आपकी अभी जाम नहीं हो रही क्योंकि आपने ये ओपन कर दिया, ये ओपनिंग को ओपन कर दिया। सो नाउ दिस विल नाउ सडनली ड्रॉप डाउन होगा, इस सिलेंडर के साथ स्ट्राइक करेगा। नाउ ड्यू टू दिस स्ट्राइकिंग मशीन डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्रिंग, द स्मॉल बबल्स आर नथिंग बट द स्प्रिंग, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग है वो। ये स्प्रिंग इसलिए दिए जाते हैं, ये स्ट्राइकिंग एक्शन की वजह से मशीन डैमेज ना हो और साउंड ज़्यादा क्रिएट ना हो, तो ये एक डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। सो दिस स्प्रिंग्स आर यूज फॉर डैम्पिंग एक्शन। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक प्लंजर है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। प्लंजर के अंदर से आपने चैनल बनाया हुआ है एयर को पास होने के लिए। आपकी एयर यहाँ से पास होगी, इस पोर्शन में जमा होना स्टार्ट होगा, तो ये प्लंजर ऊपर की तरफ मूव होगा। नाउ उस समय ये पोर्शन क्लोज रहेगा, यहाँ से एयर पास नहीं हो पाएगी, इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव होगा।
जैसे ही आप ये ओपन करते हो, एयर पूरी तरह से पास हो जाएगी, पूरा का पूरा प्लंजर विथ पैटर्न, फ्लास्क और सैंड नीचे की तरफ आएगा, सिलेंडर के बॉटम में स्ट्राइक करेगा। ये कंटिन्यूसली हम रिपीट करते जाएंगे, इसे ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करते जाएंगे तो ये एक्शन कंटिन्यूसली रिपीट होती जाएगी। एंड दिस स्प्रिंग इज ओनली फॉर डैम्पिंग। मशीन में कोई दिक्कत ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए डैम्पिंग के लिए हमने स्प्रिंग रखा हुआ है। सो दैट इज द जॉल्टिंग मशीन, इसे हम कहते हैं जॉल्टिंग मशीन। गाइडिंग सिलेंडर। नाउ जैसे स्क्वीज मशीन में ड्रॉबैक था कि स्क्वीज मशीन में टॉप के पोर्शन में सैंड अच्छे से पैक होती थी, लेकिन बॉटम पोर्शन में जहाँ पैटर्न होता है वहाँ पर सैंड अच्छे से पैक नहीं होती। उसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉब्लम है जॉल्ट मशीन में। इसका ड्रॉबैक क्या है? इन दिस मेथड द सैंड इज रैम हार्डेस्ट एट द पार्टिंग प्लेन and around the pattern and remain less dense in the top। इसका मतलब क्या हुआ? जो पैटर्न का पोर्शन है वहां पर तो बहुत अच्छे से सैंड पैक हो जाती है, लेकिन जो टॉप पोर्शन है वहां पर सैंड अच्छे से पैक नहीं होती है। तो नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे वाइब्रेशन से ज़्यादा पैकिंग होता है, वाइब्रेशन नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बॉटम साइड से वाइब्रेशन दे रहे हैं उसे, तो वहाँ पर सैंड बहुत अच्छे से पैक होगी और ऊपर की तरफ सैंड अच्छे से पैक नहीं होगी। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है, स्क्वीज़र मशीन के एग्जैक्टली अपोजिट है। स्क्वीज़र में टॉप में सैंड नहीं पैक होती थी, टॉप में अच्छे से पैक होती थी, बॉटम में अच्छे से पैक नहीं होती थी। और यहाँ पर बॉटम में बहुत अच्छे से पैक होती है, लेकिन टॉप से बहुत अच्छे से पैक नहीं होती है। तो आप कहोगे आपको रिक्वायरमेंट तो अच्छे पैकिंग की बॉटम में है, टॉप में नहीं भी होती तो क्या दिक्कत है? लेकिन टॉप से आप मेटल को पोर करते हो तो वहाँ पर भी आपको डेंसिटी अच्छी चाहिए। तो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है कि थ्रू आउट द हाइट, पूरे के पूरे मोल्ड के हाइट में सिमिलर पैकिंग होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम पैकिंग होनी चाहिए, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों मशीन में अलग अलग प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है। स्क्वीज़र मशीन में टॉप अच्छे से पैक होता है और जॉल्ट मशीन में बॉटम अच्छे से पैक होता है। तो इस समय क्या किया जा सकता है? इन दोनों डिसएडवांटेज को हम कैसे रिमूव करें? तो इसे रिमूव करने के लिए जो मशीन एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसे कहते हैं जॉल्ट स्क्वीज मोल्डिंग मशीन। वो जॉल्ट एक्शन भी काम करता है वहाँ पर और स्क्वीज एक्शन भी काम करता है। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मशीन। और जॉल्ट मशीन और स्क्वीज मशीन सेपरेटली बहुत पहले यूज होती थी। नाउ अ डेज नो वन यूजेस जॉल्ट एंड स्क्वीज मशीन सेपरेटली। जॉल्ट मशीन एक है और स्क्वीज मशीन एक है, इस तरह से यूज़ नहीं होता। नाउ अ डे एवरीवन यूजेस दिस सिंगल मशीन, जॉल्ट स्क्वीज मोल्डिंग मशीन। एक ही मशीन में जॉल्ट भी होगा और स्क्वीज भी होगा, तो दोनों के ड्रॉबैक्स रिमूव हो जाएंगे। जॉल्टिंग की वजह से बॉटम में अच्छी पैकिंग होगी और स्क्वीजिंग की वजह से टॉप में अच्छी पैकिंग होगी। तो आपका पूरा का पूरा मोल्ड अच्छी तरह से पैक हो जाएगा जब आप कॉम्बिनेशन मशीन यूज करते हो। So in order to overcome the drawbacks of both the squeeze and jolt machine, a combination of squeeze and jolt action is often employed। दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं हम। A jolt action is used to consolidate the sand on the face of the pattern and it is followed by squeezing action to impart the desired density throughout the mass of the sand। तो पहले हम जॉल्ट करते हैं उसे, तो बॉटम में सैंड पैक हो जाएगी, उसके बाद स्क्वीज करेंगे तो बाकी बचा हुआ पोर्शन भी अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। द मशीन मेक यूज ऑफ मैच प्लेट पैटर्न प्लेस बिटवीन द कोप एंड ड्रैग प्लेट। हमने पैटर्न के टाइप में एक पैटर्न देखा था, दैट इज कॉल्ड एज मैच प्लेट पैटर्न, जिसमें एक प्लेट होती है सेंटर में और उस प्लेट के दोनों साइड में, अपर साइड एंड लोअर साइड अगर हम कह सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली प्लेट रखी हुई है तो
तो दोनों साइड में हम पैटर्न के 2 हाफ माउंट करते हैं। अपर साइड में 1 हाफ माउंट करेंगे और बॉटम साइड में 1 हाफ माउंट करेंगे। तो एक ही प्लेट पर हम 2 हाफ माउंट करते हैं दोनों साइड में। दैट इज कॉल्ड एज मैच प्लेट पैटर्न। तो जनरली मैच प्लेट पैटर्न यूज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्शन। तो इस तरह की ये मशीन होती है। पूरा का पूरा असेंबली हमने रखा हुआ है मशीन में। तो ये आपका सेंटर में मैच प्लेट पैटर्न है, दिस वन इज अ मैच प्लेट पैटर्न। इसके दोनों तरफ आपने क्या रखा हुआ है, 2 हाफ, कोप और ड्रैग। So this one is a match plate pattern. The whole assembly is placed on the table with the drag box on it. ये पूरी की पूरी असेंबली हम क्या करते हैं, ये टेबल के ऊपर रखेंगे। ये पूरी असेंबली आपने कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर। तो ये टेबल है आपका। The table is actuated by 2 pistons in air cylinder, one inside the other. देखिए, ये हो गया आपका टेबल जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, और यहाँ पर ये पूरी तरह से वाइट है। इसके बाद 2 सिलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हो, या 2 पिस्टन आप यहाँ पर देख सकते हो। एक ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, सॉरी, टेबल को ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये पिंक से हाईलाइट किया हुआ एक पोर्शन है, और उसके बाद ये रेड से हाईलाइट किया हुआ एक पोर्शन है। सो नाउ जो टेबल है ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, इट एक्ट पिस्टन इन अ सिलेंडर विच इज हाईलाइटेड बाय पिंक। ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ टेबल ये एज अ पिस्टन वर्क करता है। कहाँ पर, जो पिंक से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है वहाँ पर। अब ये जो पिंक से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है, ये अगेन एज अ पिस्टन एक्ट करता है। कहाँ पर, जो रेड से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है वहाँ पर। सो देयर आर 2 पिस्टन्स, वन इज विद द टेबल हाईलाइटेड विद ग्रीन, और दूसरा पिस्टन है हाईलाइटेड विद पिंक। और यहाँ पर 2 सिलेंडर भी है, एक हाईलाइटेड विद द रेड और दूसरा सिलेंडर है हाईलाइटेड विद द पिंक। तो जो पिंक से हाईलाइट किया हुआ है वो एट ए टाइम सिलेंडर भी है, वो सिलेंडर है टेबल के लिए, और पिस्टन है नीचे के पोर्शन के लिए, बेस फ्रेम के लिए। तो पिंक से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो एज अ पिस्टन भी काम कर रहा है और एज अ सिलेंडर भी काम कर रहा है। रेड से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन इज एक्टिंग ओनली एज अ सिलेंडर, और टेबल जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है इज एक्टिंग ओनली एज अ पिस्टन। लेकिन सेंटर में जो पोर्शन है वो टेबल भी है और पिस्टन भी है और सिलेंडर भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग द टेबल इज एक्चुएटेड बाय 2 पिस्टन्स इन एयर सिलेंडर, वन इनसाइड अदर, एक दूसरे के बीच में फंसे हुए हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, one piston is called a jolt piston, rises and drop the table repeatedly for predetermined number of time. एक पिस्टन को हम कहते हैं जॉल्ट पिस्टन, जिसके ऊपर टेबल रखा हुआ है वाइट कलर का, वो जॉल्ट पिस्टन है, और ये कंटिन्यूसली अप डाउन मोशन में मूव होते रहता है, क्योंकि वो काम है उसका जॉल्टिंग एक्शन के लिए। When the other piston called squeeze piston pushes the table upward to squeeze the sand. दूसरा जो पिस्टन है, दूसरा पिस्टन मतलब दिस वन, ये तो आपका जॉल्ट पिस्टन हो गया जिस पर जॉल्ट पिस्टन लिखा हुआ है, और जो अभी मैंने रेड से हाईलाइट किया है ये दूसरा पिस्टन है। तो इसका काम क्या है, स्क्वीजिंग करना। सो दिस इज स्क्वीज पिस्टन। अब आपको नाम दिख रहा है उसका, और एरो से उसकी पोजीशन भी पता चल रही है। इसका काम है कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करके रखना ताकि स्क्वीजिंग एक्शन हो सके। तो ये दोनों एक्शन कैसे होती है,
आप यहाँ पर दो वॉल देख रहे हो, ये बॉटम बोर्ड, स्क्वीज प्लेट, कोप, ड्रैग, ये पोर्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली फंक्शन कैसे होता है या वर्किंग कैसे होता है ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देगा। लेट मी टेक दिस। देखिए, यहाँ से कॉम्प्रेस एयर आपकी प्रोवाइड की जाती है, तो कॉम्प्रेस एयर यहाँ से दिख रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्रेस एयर दो अलग अलग पाइप से दो अलग अलग जगह पर जा रही है। ऊपर की तरफ आपका जॉल्ट वॉल है, यहाँ एक वॉल होगा जिसे अगर ओपन करते हो आप तो ये एयर कहाँ पर जाएगी, मिडल सिलेंडर में जाएगी। जो मिडल में सिलेंडर है जिस पे स्क्वीज पिस्टन लिखा हुआ है वहाँ पर जाएगी अगर आप ऊपर का वॉल ओपन करते हो। और नीचे का वॉल अगर आप ओपन करते हो जिसमें स्क्वीज वॉल लिखा हुआ है तो एयर कहाँ पर जाएगी, एयर जाएगी मशीन बेस में, एयर मशीन बेस में जाएगी। तो जैसे ही आप जॉल्ट वॉल ओपन करते हो उस समय स्क्वीज वॉल क्लोज रहेगा, तो जॉल्ट वॉल ओपन करते ही एयर यहाँ से सीधा अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पर आएगी। इसके वजह से ये जॉल्ट पिस्टन ऊपर जाएगा। ये जैसे ही ऊपर जाता है एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। पिस्टन जैसे ही ऊपर जाता है एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, फिर से पिस्टन नीचे आके गिरेगा और ये एक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा। लेकिन ये इसी पोर्शन में होता रहेगा। नाउ आफ्टर जॉल्टिंग इज कंप्लीटेड आपका स्क्वीज वॉल ओपन किया जाएगा, जॉल्ट वॉल को हम क्लोज कर देंगे। नाउ द जॉल्ट वॉल इज क्लोज। आप बॉटम वॉल को ओपन करोगे, यहाँ से एयर कहाँ जाएगी, इस पोर्शन में आएगी। अब इस पोर्शन में जैसे ही आएगी, लेट मी इरेज इट। अब ये वॉल हमने क्लोज कर दिया है, जॉल्ट वॉल इज क्लोज, स्क्वीज वॉल इज ओपन। तो बॉटम टॉप वॉल हमने क्लोज कर दिया है और इस वॉल से हमने एयर यहाँ तक लिया है। ये जैसे ही यहाँ पर एयर आएगी ये पोर्शन आपका ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पोर्शन जैसे ही मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ टेबल भी ऊपर मूव होगा। लेकिन ये कहाँ तक मूव होगा, जब तक ये स्क्वीज़र प्लेट के साथ कांटेक्ट में नहीं आ जाता है। और इसका काम है स्क्वीज़र हेड से सैंड को कॉम्प्रेस करना। तो जॉल्टिंग से पहले हमने वाइब्रेशन किया और उसके बाद स्क्वीज़र वॉल ओपन करके उसे स्क्वीज किया। काम जैसे ही हो जाता है वैसे ही हम स्क्वीज़र वॉल को क्लोज कर देंगे। तो एक ही मशीन से आप वाइब्रेशन भी अचीव कर सकते हो और स्क्वीज़र भी अचीव कर सकते हो, स्क्वीजिंग भी अचीव कर सकते हो। फॉर दैट मैकेनिज्म कौन सा यूज़ किया है, टू पिस्टन टू सिलेंडर मैकेनिज्म। इसमें एक ही साथ में दो पिस्टन है और दो सिलेंडर है। सो दैट इज कॉल्ड एज जॉल्ट एंड स्क्वीज मशीन। A high pressure jolt squeeze machine is capable of producing mold of maximum hardness rammed uniformly throughout the flask. इस मशीन का एडवांटेज क्या है, ये पूरे के पूरे फ्लास्क में एक सिंगल डेंसिटी से सैंड को पैक कर सकता है यूनिफॉर्मली और बहुत अच्छे हार्डनेस का मोल्ड आपको यहाँ पर मिल सकता है। सो दैट इज द मशीन विच इज यूज फॉर फिलिंग द सैंड। और सैंड के करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं ये मशीन हमने देखी थी स्क्वीज़र मशीन। अब स्क्वीज़र हमने देखा, जॉल्टिंग हमने देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज स्क्वीज एंड जॉल्ट ये भी हमने देखा। नाउ वी विल सी
the next type of machine that is called as sand slinger. सैंड स्लिंगर मशीन हमें देखना है, ये भी सैंड को पैक करने के लिए यूज की जाती है. द कंसोलिडेशन एंड रैमिंग आर ऑब्टेन्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ सैंड विच फॉल्स एट वेरी हाई वेलोसिटी. अब यहाँ पर प्रिंसिपल कंप्लीटली अलग है. सैंड स्लिंगर का प्रिंसिपल कंप्लीटली अलग है. यहाँ पर हम ना प्रेशर अप्लाई करते हैं ना वाइब्रेशन से सैंड को पैक करते हैं. अब तक हमने देखा कि हम प्रेशर से सैंड को पैक कर सकते हैं और वाइब्रेशन से सैंड को पैक कर सकते हैं. बट इन दिस केस वी यूज वेलोसिटी फॉर पैकिंग द सैंड. हम किससे सैंड को पैक करेंगे? यूजिंग द वेलोसिटी ऑफ सैंड. सो दिस इज जनरलाइज डायग्राम ऑफ सैंड स्लिंगर. नीचे की तरफ डायग्राम है. द ओवरहेड इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग इन विच द ब्लेड्स रोटेट एट वेरी हाई स्पीड. ये पूरी हाउसिंग है जो टॉप में होती है. इस हाउसिंग के अंदर एक बहुत हाई स्पीड से रोटेट होने वाला एक ब्लेड होता है. सो दैट ब्लेड इज नथिंग बट दिस. ये ब्लेड है. इसमें एक ही ब्लेड हमने शो किया है बट एक्चुअली इट इज लाइक अ फैन. फैन भी नहीं है, ये सीधा सीधा सैंड के लिए यूज करने वाला पंप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है. इसको एक केसिंग होता है जैसे पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है. और सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो सेंटर में एक ब्लेड होता है उसी तरह से एक ब्लेड इसमें भी होता है. तो ये ब्लेड हाई स्पीड से रोटेट होगा और इसके वजह से सैंड को एक हम वेलोसिटी दे सकते हैं. तो ये हाउसिंग है आपकी, यानी आउटर केसिंग मशीन के लिए. और ये ब्लेड है. यहाँ दिखाने के लिए एक सिंगल ब्लेड दिखाया गया है क्योंकि डायग्राम में सभी ब्लेड नहीं शो कर सकते. यहाँ पर मल्टीपल ब्लेड होते हैं जैसे फैन में होते हैं या कंप्रेसर में होते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं पंप में होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारे घर में यूज़ होता है. यहाँ पर एक ओपनिंग होती है. दिस ओपनिंग फॉर प्रोवाइडिंग द सैंड. सैंड को कंटिन्यूसली मशीन को हम सप्लाई करते रहेंगे और ब्लेड उसे हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकता जाएगा. द सैंड इज डिलीवर्ड टू द इम्पेलर थ्रू द ओपनिंग बाय मीन्स ऑफ कन्वेयर बकेट्स. कंटिन्यूसली उसमें सैंड हम सप्लाई करते रहते हैं, उसके लिए हम कन्वेयर बकेट्स का यूज करते हैं. द इम्पेलर हेड बाय द रोटेशन ऑफ ब्लेड थ्रो द सैंड through the outlet down into the flask over the pattern at a rate ranging from 500 to 2000 kg per minute. अब इसका बेसिक काम क्या है? इस ओपनिंग के सैंड आएगी, ये ब्लेड कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा. अब जैसे ही सैंड आएगी और ब्लेड के साथ स्ट्राइक करेगी तो ब्लेड उस सैंड को रोटेट करेगा और यहाँ से नीचे थ्रो करेगा. सो इट विल थ्रो द सैंड विथ वेरी हाई वेलोसिटी. आपका नीचे ये आपका पैटर्न है, नीचे की तरफ आपका पैटर्न है. यहाँ पर ये फ्लास्क है, ये कोई भी फ्लास्क हो सकता है, कोप या ड्रैग. सो दिस इज फ्लास्क, दिस वन इज द पैटर्न. और इसके ऊपर हाई वेलोसिटी से सैंड धीरे धीरे क्या होगी? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट इज इट मीन. लेकिन इसका रेट क्या होता है? वो कितने स्पीड से डिपॉजिट होगी? 500 टू 2000 kg पर मिनट. एक मिनट में 500 kg या 2000 kg तक की सैंड हम डिपॉजिट कर सकते हैं. 500 और 2000 kg इज नॉट अ small amount, it is very huge amount. So capacity of this machine is very high. ये बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज साइज के
मोल्ड को भी फिलअप कर सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत हाई है। सो दिस वन इज आउटलेट जहाँ से सैंड बाहर निकलती है। द डेंसिटी ऑफ द सैंड कैन बी कंट्रोल बाय स्पीड ऑफ द टेबल। आपको कितनी डेंसिटी चाहिए ये डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से आप इस टेबल को मूव करते हो। ये टेबल को ये मूवेबल होता है। अब इस टेबल को एडजस्ट करोगे, जिस तरफ आपको सैंड रखनी है उस तरफ इस टेबल को आप मूव करोगे। नाउ मोल्ड प्रोड्यूस बाय दिस मेथड हैव एडेक्वेट स्ट्रेंथ सिंस हार्डनेस इज अ फंक्शन ऑफ सैंड वेलोसिटी। इस प्रोसेस से जो मोल्ड जनरेट होता है उसकी हार्डनेस कौन डिफाइन करेगा या कितने अच्छे से सैंड पैक होती है ये कौन डिफाइन करेगा? इट विल डिफाइंड बाय द वेलोसिटी। जितना फास्ट आपका ये ब्लेड रोटेट होगा उतनी हाई वेलोसिटी से सैंड डिपॉजिट होगी, और जितनी हाई वेलोसिटी से सैंड डिपॉजिट होगी उतना आपका मोल्ड का हार्डनेस अच्छा रहेगा या बढ़ेगा। सो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सैंड वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी वी कैन कंट्रोल। जैसे आप फैन का स्पीड रेगुलेट कर सकते हो उसी तरह से आप इस ब्लेड का स्पीड रेगुलेट कर सकते हो। मतलब हार्डनेस इज टोटली कंट्रोलेबल। मैं पूरी तरह से हार्डनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बस मुझे फैन की वेलोसिटी को चेंज करना है, और फैन का स्पीड जैसे ही चेंज होता है वैसे सैंड की वेलोसिटी चेंज होगी। यूज फॉर मीडियम टू लार्ज मोल्ड। ये स्मॉलर मोल्ड के लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रेट, as the sand deposition rate is very high, that is 500 to 2000 kg per minute, ये बहुत कम समय में स्मॉल फ्लास्क को फिलअप कर देगा। अगर स्मॉल मोल्ड है तो बहुत कम समय में फिलअप हो जाएगा। तो ये तभी यूज़ की जाती है जब बहुत लार्ज साइज की कास्टिंग बनानी होती है और उसे फिलअप करना है। सो दिस मशीन इज ओनली यूज फॉर मीडियम टू लार्ज साइज ऑफ मोल्डिंग, नॉट फॉर स्मॉल मोल्डिंग। तो ये अब तक हमने देखी थी पैकिंग की मशीन। नाउ मोल्डिंग मशीन यूज फॉर रिमूविंग द पैटर्न फ्रॉम द सैंड। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन आपके पास कौन सा करना है? आपका मोल्ड तो बन गया है, अब आपको कैविटी जनरेट करनी है। कैविटी जनरेट करने के लिए आपको पैटर्न को मोल्ड से रिमूव करना पड़ेगा, तब आपकी कैविटी जनरेट होगी। तो उसके लिए कुछ मशीन्स यूज होती है। पहली मशीन है स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। ये बहुत सिंपल मशीन होती है एक्चुअली। जब हम वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा आपको कि ये कितनी सिंपल मशीन है। थियोरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके फंक्शन पढ़ते हैं, उसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई इट लुक लाइक कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बट व्हेन वी एक्चुअली सीज इट, जैसे हम उसे सच में देखेंगे तब पता चलेगा कि ये मशीन कुछ भी नहीं है। और ये पूरा एक्शन जो हम पिछले 1-1.5 घंटे में पढ़ रहे हैं वो एक्शन विद इन सेकंड कंप्लीट होता है। इट डू नॉट रिक्वायर्ड दैट मच टाइम, इट कंप्लीटेड विद इन सेकंड। सो नाउ पैटर्न रिमूविंग मशीन। अब हमें देखनी है पैटर्न रिमूविंग मशीन। तो पहली मशीन है आपके पास, उसे कहते हैं स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। उसे कहते हैं स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। In straight draw molding machine, the pattern is fixed on the pattern plate on the table. ये पहले तरह की जो मशीन है इसमें क्या होता है, एक टेबल के ऊपर एक फ्लैट प्लेट रखी जाती है जिसे कहते हैं पैटर्न प्लेट। टेबल दिखा आपको, पैटर्न प्लेट भी दिखी। अब डायग्राम को उसी समय देखते जाइए जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके हम ऊपर हम रख देते हैं पैटर्न को। सो दिस इज पैटर्न। After that, the flask or molding box is placed over it and filled with the sand. इसके ऊपर हमने क्या रखा, फ्लास्क को रख दिया, वो सैंड से फिलअप कर दिया पूरी तरह से। देन रफली रैम राउंड द एजेस ऑफ द बॉक्स। अब रैमिंग एक्शन होगा। रैमिंग एक्शन के लिए हमने मशीन पहले पार्ट में देख चुकी है सैंड को पैक करने के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो उसमें से किसी भी एक मशीन से यहाँ पर रैमिंग होगा। The squeeze head next sunk over and in position and it squeezes the mold.
तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, स्क्वीज हेड अगर हम यूज़ करते हैं तो स्क्वीज हेड इसे ऊपर से प्रेस करेगा, स्क्वीजिंग का काम हो गया। नाउ जैसे स्क्वीजिंग कंप्लीट हुआ, अब हमें पैटर्न को रिमूव करना है। मोल्ड तो बन गया आपका, अब पैटर्न को रिमूव करना है। द फ्लास्क इज देन लिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न बाय स्ट्रिपिंग पिंस। यहाँ पर आप दो पिंस देख सकते हो, ये जो दो पिंस है इसे कहते हैं स्ट्रिपिंग पिन, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड आप मूव कर सकते हो। दिस स्ट्रिपिंग पिन कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन इनटू द गाइड वेज। ये जो है ये गाइड वेज है उसके, ये साइड में जो आपको दिख रही है ये गाइड वेज है, और ये स्ट्रिपिंग पिन है। ये स्ट्रिपिंग पिन इस गाइड वे के थ्रू आप अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। तो जैसे आप स्ट्रिपिंग पिन अपवर्ड मूव करोगे, देखिए स्ट्रिपिंग पिन आपको दिख रही है अब अपवर्ड मूव हुई, तो ये पूरा का पूरा फ्लास्क ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि पैटर्न प्लेट के साथ फिक्स है तो वो नीचे रहेगा। तो पैटर्न नीचे रह गया, फ्लास्क ऊपर चला गया, तो आपको क्या मिलेगी? कैविटी। जहाँ से पैटर्न रिमूव हुआ है वहाँ पर आपको कैविटी मिलेगी। सो दिस वन इज अ कैविटी, और जो पैटर्न है आपका वो यहाँ पर प्लेट पर फिक्स रहेगा। सो दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म। पूरा का पूरा फ्लास्क आप स्ट्रिपिंग पिन का यूज करके ऊपर उठा देते हो, पैटर्न अपने जगह पर फिक्स रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। अब इसी तरह से दूसरी मोल्डिंग मशीन दूसरी स्ट्रिपिंग मशीन होती है या पैटर्न रिमूविंग मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग प्लेट मोल्डिंग मशीन। तो ये किस तरह से होती है? द स्ट्रिपिंग प्लेट इज अरेंज बिटवीन द फ्लास्क एंड पैटर्न प्लेट। इस तरह से पूरा मैकेनिज्म होता है। ये है स्ट्रिपिंग प्लेट। पिछले इसमें आपने देखा था इस पोजीशन पर थी पैटर्न प्लेट, लेकिन इस केस में पैटर्न प्लेट यहाँ पर है। देखिए ये पैटर्न प्लेट है, इसके ऊपर ये पैटर्न लगा हुआ है। दिस वन इज अ पैटर्न फाउंडेशन एंड दिस एक्चुअली इज अ पैटर्न। ठीक है, तो ये स्ट्रिपिंग प्लेट है, ये पैटर्न प्लेट है, ये पैटर्न के लिए एक फाउंडेशन है, और ये एक्चुअल पैटर्न है। तो ये स्ट्रिपिंग प्लेट, दिस वन इज अ फ्लास्क। पैटर्न प्लेट, पिछले बार पैटर्न प्लेट स्ट्रिपिंग प्लेट के जगह पर थी, इस बार पैटर्न प्लेट अलग जगह पर है। दिस वन इज अ पैटर्न जो रेक्टेंगुलर हैचिंग से दिखाया गया है। द स्ट्रिपिंग प्लेट हैज अ रेसेस हुज कंटूर इक्वल टू दोज ऑफ पैटर्न। देखिए स्ट्रिपिंग प्लेस में यहाँ पर एक होल रहेगा जिसके थ्रू पैटर्न अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव हो सकता है। ये स्ट्रिपिंग प्लेट है, इस स्ट्रिपिंग प्लेट में यहाँ पर एक होल है, और ये होल का शेप कैसे होगा? एग्जैक्टली सिमिलर टू पैटर्न, क्योंकि उसी होल से आपका पैटर्न अपवर्ड डाउनवर्ड मूव होगा। जैसे इस कंडीशन में आप देख रहे हो, स्ट्रिपिंग प्लेट के होल से पैटर्न ऊपर की तरफ मूव हुआ है। व्हेन द मोल्ड इज रेडी, आपने सैंड फिलअप कर दी, उसे स्क्वीज कर दिया, आपका मोल्ड अभी रेडी है। नाउ द पैटर्न इज विड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड डाउनवर्ड थ्रू द स्ट्रिपिंग प्लेट विच सपोर्ट द मोल्ड व्हेन द पैटर्न इज रिमूव्ड। अब जैसे ही मोल्ड रेडी हो गया ये पहले डायग्राम में, अब आप क्या करोगे? ये पूरे असेंबली को, इस पूरे असेंबली को आप डाउनवर्ड मूव करोगे। जैसे यहाँ पर ये असेंबली है, इसे डाउनवर्ड मूव किया तो ये सेकंड पोजीशन में आ गई। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिपिंग प्लेट है, दिस इज स्ट्रिपिंग प्लेट, ये क्या कर रहा है? इस मोल्ड को सपोर्ट का काम कर रहा है। दिस इज सपोर्टिंग द कंप्लीट मोल्ड एंड हियर यू गेट द कैविटी। यहाँ पर आपको क्या मिला? कैविटी मिला। तो इस तरह से आपने पैटर्न रिमूव कर लिया और आपको कैविटी मिली। और इस मशीन का फंक्शन क्या है? सिंपली रिमूविंग द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से पैटर्न को रिमूव करना है। थर्ड टाइप
पैटर्न रिमूविंग मशीन में ही थर्ड मशीन है, दैट इज टर्न ओवर मोल्डिंग मशीन. टर्न ओवर मोल्डिंग मशीन, this is used for large size high mold having parts which might easily break away. बहुत लार्ज साइज के मोल्ड के लिए इस तरह की मशीन यूज़ की जाती है जिसमें चांसेस होते हैं कि मोल्ड ब्रेक हो जाए. पैटर्न रिमूव करते वक्त अगर मोल्ड ब्रेक हो जाने के चांसेस है, उस समय टर्न ओवर मशीन यूज़ की जाती है. द फ्लास्क रेस्ट ऑन द प्लेटन पेट ड्यूरिंग द मोल्डिंग ऑपरेशन. देखिए इस तरह से ये वर्क टेबल है. ये मशीन थोड़ी अलग दिखेगी आपको. ये पैटर्न प्लेट है, उसके ऊपर हमने फ्लास्क या मोल्डिंग बॉक्स को रख दिया है. सो दिस वन इज फ्लास्क. सेंटर में आपका पैटर्न है फ्लास्क के, और हमने सैंड से फिलअप कर दिया. उसके बाद जैसे ही सैंड का रैमिंग का या स्क्वीजिंग का काम आपका कंप्लीट हो गया, अब मुझे पैटर्न को रिमूव करना है. तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ करते हैं? द फ्लास्क देन टुगेदर विद द वर्क टेबल इज रोटेटेड 180 डिग्री एंड पिन्स लीव द टेबल टुगेदर विद द पैटर्न आउट ऑफ द मोल्ड. क्या किया हमने? इस पूरे मैकेनिज्म को अपसाइड डाउन रोटेट कर दिया. पूरे मैकेनिज्म को अपसाइड डाउन रोटेट कर दिया, और रोटेट होने के बाद पूरा का पूरा वर्क टेबल, पैटर्न प्लेट और पैटर्न अपवर्ड मूव किया है. फ्लास्क एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा. ये जो मैकेनिज्म था, ये पहला मैकेनिज्म हमने यहाँ 180 डिग्री रोटेट किया है. देखिए पहले फ्लास्क ऊपर था, वर्क टेबल नीचे था. 180 डिग्री रोटेट होने के बाद वर्क टेबल ऊपर आ गया, फ्लास्क नीचे आ गया. अब ये हम लार्ज कास्टिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको इसे नीचे के डायरेक्शन में नहीं रख सकते आप. जैसे पिछले दो कंडीशन में हमेशा क्या होता था, मोल्ड ऊपर की तरफ रहता था और सैंड का वेट पूरी तरह से नीचे आता था. लेकिन इस केस में ये बहुत लार्ज साइज होने की वजह से अगर हम इसे अपवर्ड रखेंगे तो सैंड अपने वेट की वजह से इसमें से ब्रेक होके नीचे गिर सकती है. दैट्स वाई वी आर नॉट मूविंग द फ्लास्क. हम इस केस में फ्लास्क को मूव नहीं करते हैं, हम टेबल को इसमें से रिमूव कर लेते हैं हर बार. पिछले बार कैसे होता था, मोल्ड ऊपर की तरफ रहता था और टेबल नीचे हम रिमूव कर लेते थे, कोई भी सपोर्ट नहीं रहता था मोल्ड को. लेकिन इस बार मोल्ड एक सपोर्ट पे रखा रहेगा और टेबल को हम 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर की तरफ रिमूव कर लेंगे. सो दिस इज ओनली यूज फॉर लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग, जहाँ पर मोल्ड को सपोर्ट की ज़रूरत होती है. विदाउट सपोर्ट वो ब्रेक हो सकता है, उस केस में हम ये यूज करते हैं. सो दैट इज द थर्ड मशीन, दैट इज टर्न ओवर मोल्डिंग मशीन. ये हमने पिछले क्लास में देखा है, शेल मोल्डिंग. सो नाउ मूव टूवर्ड्स अ वीडियो. अब एक वीडियो देखते हैं हम, जिससे आपको ये मशीन थोड़ी क्लियर होगी. सो दिस इज एक्चुअल इंडस्ट्री, कास्टिंग इंडस्ट्री. ये भारत फोर्ज है गुजरात में, जिसका वीडियो हम रेफर कर रहे हैं. तो देखिए ये मोल्डिंग सैंड है, सिस्टम सैंड जिसे कहते हैं, मशीन मोल्डिंग के लिए यूज़ होती है. बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. तो एक हॉपर में डाली जाती है. ये सैंड का मिक्सचर सैंड हॉपर में जा रही है. ये इसमें फिर हम वाटर डालेंगे, एडिटिव्स डालेंगे, क्ले डालेंगे. ये उसे अच्छी तरह से मिक्स करेगा. ये मिक्स होने के बाद जो सैंड है, इसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट. फिर उस सैंड को टेस्ट करते हैं, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की सैंड बनी है कि नहीं, उसकी डेंसिटी क्या है. ये सारा लैब में टेस्ट होता है. सैंड को पैक करके देखते हैं.
कॉम्प्रेस करके कि कितनी स्ट्रेंथ आप अचीव कर सकते हो। तो ये पूरी टेस्टिंग लैब में की जाती है। देखिए कॉम्प्रेस किया, फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसे यूटीएम कहते हैं, उस पर उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसे कॉम्प्रेस करके। ये अलग अलग स्टेनर्स है जिसे जाली हम कहते हैं, सैंड को छानने के लिए काम में आता है। अब देखिए अब चालू होता है एक्चुअल प्रोसेस। ये है आपका मोल्डिंग बॉक्स या जिसे फ्लास्क हम कहते हैं। नाउ वॉच दिस, दिस वन इज अ मेटेलिक पैटर्न। ये आपका एक मेटेलिक पैटर्न है। ये है मशीन का टेबल। दिस वन इज अ मशीन टेबल। आपको मशीन पिछली रेफर करनी है इसके लिए। मशीन टेबल के ऊपर ये है पैटर्न प्लेट। दिस वन इज अ पैटर्न प्लेट। पैटर्न प्लेट के ऊपर ये पैटर्न रखा हुआ है। दिस वन इज अ पैटर्न। तो मशीन टेबल, दिस वन इज अ मशीन टेबल, दिस वन इज अ पैटर्न प्लेट। टेबल के ऊपर आपकी पैटर्न प्लेट रखी हुई रहेगी एंड दिस इज एक्चुअली अ पैटर्न। तो सेंटर में जो आपको पैटर्न है और ये मेटेलिक पैटर्न है। मशीन मोल्डिंग के लिए मेटेलिक पैटर्न ही यूज किया जाता है। तो आपका फ्लास्क रखा जाएगा। फिर से देखिए ये जो फ्लास्क आपको जिस बार के ऊपर दिख रहा है, ये 4 बार आपको दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4। इस बार के ऊपर ये फ्लास्क रखा हुआ है। दिस बार्स आर नथिंग बट स्ट्रिपिंग पिंस। स्ट्रिपिंग पिंस हमने देखा था, पैटर्न को मोल्ड से रिमूव करने के लिए जो पिंस यूज की जाती है उसे कहते हैं स्ट्रिपिंग पिन। तो ये स्ट्रिपिंग पिन है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव हो सकती है, तो ध्यान में रखना ये स्ट्रिपिंग पिन है। तो हमने अब तक देखा मशीन टेबल, पैटर्न प्लेट, ये मशीन टेबल था, ये पैटर्न प्लेट थी, ये एक्चुअल पैटर्न है आपका, एंड ये फ्लास्क है। कोप हो सकता है या ड्रैग हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर वो नीचे की तरफ रखा जाएगा तो वो कोप है, ऊपर की तरफ रखा जाएगा तो ड्रैग है। तो ये आपका इतने कंपोनेंट आप यहाँ पर इस मशीन के देख सकते हो। तो ये प्लेस किया जाएगा अभी पैटर्न के सराउंडिंग में। ये गया आपका बॉक्स या फ्लास्क। अब ऊपर पार्टिंग सैंड डाली जाएगी। अब ये है सिस्टम सैंड, ये इसमें डंप की जाती है। दिस इज, ये जो है ये है स्क्वीज हेड। यहां पर जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ए प्लेटन। ये स्क्वीज हेड नीचे की तरफ उसे स्क्वीज भी करेगा, तो ये स्क्वीजिंग का काम करेगा। सो दिस इज स्क्वीज हेड। बॉटम में जो पोर्शन है उसे कहते हैं प्लेटन। ये स्क्वीजिंग के लिए यूज में आता है। अब बहुत ध्यान से देखिए एक्शन को कैसे होता है। स्क्वीज हुआ, वाइब्रेट हुआ, फिर से देखिए पहले स्क्वीज होगा फिर वाइब्रेट होगा। सैंड डाला गया, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्क्वीजिंग और वाइब्रेशन एक्शन बहुत कम समय में कंप्लीट होता है। पहले स्क्वीज होगा फिर जॉल्ट होगा, तो ये स्क्वीज एंड जॉल्ट मशीन है। स्क्वीज हुआ, जॉल्ट हुआ, वाइब्रेशन आप देख सकते हो। बस आपका मोल्ड बन के रेडी है। क्या हुआ, उसने स्ट्रिपिंग पिन को ऊपर उठाया, मोल्ड ऊपर चला गया, पैटर्न नीचे रह गया, और अब मोल्ड में क्या रह गया आपकी कैविटी। स्ट्रिपिंग पिन से पैटर्न उठा लिया, नाउ द मोल्ड इज रेडी। देखिए कितना अच्छा बना है, दैट इज द कैविटी। ये कैविटी है जिसमें मोल्टन मेटल जाएगा। अब इस तरह से ऐसे ही बना के रख देते हैं इसको। कितनी हाई क्वालिटी की कैविटी बनी है आप देख सकते हो। इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी कैविटी। अब उसी तरह से सेकंड हाफ बनाओगे आप। ये एक पार्ट हो गया, एक तो कोप होगा या ड्रैग होगा,
अब ये दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है अपवर्ड पोर्शन, ये पोर्शन गेटिंग सिस्टम के लिए है ताकि पैसेज बन सके जहाँ से आपका मोल्टन मेटल फ्लो हो सके। तो इसके लिए ये पोर्शन दिया हुआ है जो डायरेक्टली पैसेज क्रिएट करेगा टॉप पोर्शन पे, जहाँ से मोल्टन मेटल आपका कैविटी तक फ्लो हो सके। सो दिस इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ जॉब का पार्ट नहीं है, वो एक पैसेज क्रिएट करने के लिए दिए गए पोर्शन है पैटर्न में। तो ये सेकंड हाफ अब हम बनाते जाएंगे। सिमिलर मेथड से सेकंड हाफ बनेगा। पैटर्न के सराउंडिंग में फ्लास्क रख के, ये डस्टिंग सैंड है या पार्टिंग सैंड जिसे कहते हैं, ऊपर से सिस्टम सैंड। सेम मशीन है, पहले स्क्वीज होगा। देखिए जॉल्टिंग एक्शन देखा आपने, वाइब्रेट हुआ मशीन, स्क्वीज, जॉल्ट हुआ, जॉल्ट, रेडी। बहुत फास्ट प्रोसेस है। हमने मैनुअल मोल्डिंग का वीडियो भी देखा है, उसके कंपैरिजन में ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। एंड इट गिव्स वेरी हाई कैविटी। तो ये कैविटी है, सेंटर में जो होल दिखते थे आपको, वो होल मेटल के फ्लो होने के लिए। नाउ इट विल असेंबल, दोनों हाफ एक दूसरे के साथ असेंबल किए जाते हैं एंड योर मोल्ड इज रेडी। आपका मोल्ड रेडी है। तो इस पूरे असेंबली को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, मोल्ड। अब यहाँ पर जो बॉक्स यूज किए गए हैं, मोल्डिंग बॉक्स, ये मेटल के हैं। क्योंकि मशीन मोल्डिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है, मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है, तो हम पैटर्न भी मेटल का यूज़ करेंगे और बॉक्स भी मेटल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर सस्टेन होना चाहिए आपका। तो शेल मोल्डिंग, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। शेल मोल्डिंग हमने पिछले बार देखा था। Now, after completion of this unit, I will like to go for the question bank. ये क्वेश्चन बैंक मैंने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से लिए है। समर 2015 से क्वेश्चन मैंने रेफर किए हैं इससे। तो ये सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन के थ्रू जाइए अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, स्टेट द टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच। 5 मार्क का क्वेश्चन है, समर 15 में आया था। तो जब आपको क्वेश्चन जब दिखता है तब उसका आंसर किस तरह से देना है, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। व्हाई द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, पैटर्न में अलाउंसेस प्रोवाइड क्यों करते हैं, व्हाई, बिकॉज द कास्टिंग इज मेड फ्रॉम मेटल। कास्टिंग हम कैसे बनाते हैं, मेटल से बनाते हैं। एंड मेटल श्रिंक अपॉन सॉलिडिफिकेशन, दैट्स वाई साइज ऑफ पैटर्न एंड जॉब कैन नॉट बी सेम। पैटर्न और जॉब की साइज सेम नहीं हो सकती श्रिंकेज की वजह से। अगेन some allowances are provided because of easy removal of the pattern, पैटर्न के इजी रिमूवल के लिए कुछ अलाउंस प्रोवाइड करते हैं हम। some allowances are provided because of change in dimension of the cavity due to the movement of pattern. So these are the 3 basic reason. पहला रीज़न है श्रिंकेज की वजह से हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीज़न है
इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न के लिए हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा रीज़न है पैटर्न मूवमेंट से कैविटी डायमेंशन चेंज होने की वजह से हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर 3 बेसिक रीज़न। तो ये पहले टाइप का आंसर हो गया, जो पहला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है। दूसरा है स्टेट द टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। आपको सारे अलाउंसेस के नाम लिखने हैं। एंड लास्टली वी हैव टू एक्सप्लेन ईच वन इन 2 और 3 लाइन्स विथ स्केच। जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर स्केच बनाइए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में अगर आपको जितने ज़्यादा मार्क चाहिए उतने आपको ज़्यादा स्केच बनाने पड़ेंगे। जितने स्केच उतने मार्क। तो देखिए, व्हाई द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, 3 लाइन में इसका क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखिए। पहला पॉइंट आएगा अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड एज मेटल श्रिंक ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और वाइल कूलिंग डाउन। दूसरा पॉइंट आएगा फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, व्हाई द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड। इसमें 3 पॉइंट आएंगे। फॉर टेकिंग केयर ऑफ द श्रिंकेज ऑफ मेटल, फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, और थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द डायमेंशन चेंज ऑफ द कैविटी ड्यू टू पैटर्न मूवमेंट। तो ये पहला हो गया। 3 लाइन में आपका पहले इस पॉइंट का आंसर खत्म हो गया। स्टेट द टाइप ऑफ अलाउंसेस, आपको सारे अलाउंसेस की लिस्ट बस देना है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच। तो आप श्रिंकेज अलाउंस, इसका कोई स्केच नहीं बनेगा। आप श्रिंकेज अलाउंस शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे, मैक्सिमम 3 लाइन्स। ड्राफ्ट का स्केच बनता है, तो स्केच बनाओगे, एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करोगे। जहाँ भी स्केच है वहाँ मिनिमम वर्ड आपको यूज़ करने हैं। डिस्टॉर्शन का भी स्केच बनता है, स्केच एक्सप्लेन कीजिए। शेकिंग या रैपिंग अलाउंस, उसका भी स्केच बनता है, सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, स्केच बनाइए। उसके बाद वॉल मूवमेंट अलाउंस स्केच नहीं बनता है, 2 और 3 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। तो एट द मैक्स 3 प्लस मोस्टली 15 लाइन्स में इसका आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ स्केच बनाने हैं, तो 5 मार्क के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। सेकंड है एक्सप्लेन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड, व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पैटर्न मटेरियल। यहाँ पर भी 2 सब क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आया है समर 15 में ही। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड, क्या होता है मोल्डिंग सैंड का मेन कंस्टिट्यूएंट? पहले तो सिलिका सैंड मेजर कंस्टिट्यूएंट वही है। दूसरा है क्ले, तीसरा है मॉइस्चर, फोर्थ वन इज एडिट्यूड्स। तो इतने ही कंस्टिट्यूएंट है, 4 मेजर कंस्टिट्यूएंट है, वो आपको शॉर्ट में इन 2 लाइन्स ईच एक्सप्लेन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है, व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पैटर्न मटेरियल्स। गुड पैटर्न मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिलेगी आपको? हमने एक चार्ट देखा था, उस चार्ट में सारी कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, उसको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है 1 लाइन में। जैसे मशीनेबिलिटी, वियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू वाटर, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, वेट, लेस वेट होना चाहिए उसका, कॉस्ट। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है पैटर्न मटेरियल की। ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम 15 लाइंस में उसका आंसर आना चाहिए, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर विच गवर्न द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल फॉर पैटर्न मेकिंग। एग्जैक्टली सेम, ये जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, वही आंसर है आपका थर्ड पार्ट का, लेकिन यहाँ आपको और शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ये 3 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो मार्क देख के कभी भी आंसर लिखिए। फोर्थ वन, व्हाट इज कोर? कोर इज अ सैंड मास यूज फॉर जनरेटिंग द कैविटीज, रेसेस एंड हॉलो पोर्शन इनटू द कास्टिंग। इतना सिंपल इसका आंसर आना चाहिए। व्हाट इज कोर प्रिंट? कोर प्रिंट
is a part of pattern which is provided as a projection used to create core sheet into the cavity. कोर प्रिंट मतलब पैटर्न के ऊपर का प्रोजेक्शन है जो किस लिए यूज होता है, कैविटी में कोर के लिए सीट बनाने के लिए यूज होता है. सो दैट इज सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन. नाउ एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कोर यूज इन फाउंड्री प्रैक्टिस. 4 टाइप्स है मेजर, इंपॉर्टेंट 4 है. वैसे तो बहुत टाइप की कोर आती है लेकिन हमें 4 को ही एक्सप्लेन करना है. तो वो 4 टाइप को आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. डायग्राम इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन आप 2-2 लाइन 1-1 लाइन में भी किया तो चलेगा. तो 5 मार्क के लिए इतना आपको लिखना है. अगेन डिफाइन चैपलेट, स्टेट द फंक्शन ऑफ चैपलेट. 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो चैपलेट का एक सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए पहले तो. उसके बाद डिफाइन द चैपलेट. चैपलेट छोटी सी डेफिनेशन दे दीजिए. चैपलेट्स आर सपोर्ट यूज फॉर द कोर. चैपलेट क्या है? मेटेलिक सपोर्ट है. कोर के लिए हम उसे यूज करते हैं. फंक्शन ऑफ चैपलेट, चैपलेट्स आर यूज फॉर सपोर्टिंग द ओवरहैंगिंग कोर as well as supporting the core for restricting the misplace. मिसप्लेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोर को सपोर्ट करना ये चैपलेट का फंक्शन है. उसके बाद क्वेश्चन है मास्टर पैटर्न. मास्टर पैटर्न हमने देखा था, एक वुडन पैटर्न होता है. इस पैटर्न से कोई भी कास्टिंग नहीं बनती है. दिस पैटर्न इज यूज फॉर जनरेटिंग द पैटर्न. मेटल पैटर्न्स बनाने के लिए जो वुडन पैटर्न यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज मास्टर पैटर्न. हाउ दे डिफर फ्रॉम इच अदर पैटर्न? इसमें सारे अलाउंसेस डबल होते हैं मास्टर पैटर्न में. ऑल्सो एक्सप्लेन कोर प्रिंट इन ब्रीफ. कोर प्रिंट हमने ऊपर ही देख लिया है. तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन है. मास्टर पैटर्न में कोई भी डायग्राम नहीं आएगा. तो विदाउट एनी डायग्राम इसमें 3 सब क्वेश्चन है. व्हाट इज मास्टर पैटर्न, दूसरा सब क्वेश्चन है हाउ दे डिफर, तीसरा सब क्वेश्चन है ऑल्सो एक्सप्लेन कोर प्रिंट. तो पहले 2 सब क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं आएगा. कोर प्रिंट के लिए डायग्राम बनाना है आपको. और 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे से लिखना है, थोड़ा ज़्यादा लिखना है इसके लिए. 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन अ पैटर्न. अलाउंसेस का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ. तो इसमें आपको क्या लिखना है, जितना हो सके उतना डायग्राम और एक एक अलाउंस को, क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है, 3 to 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम. हो गया. क्लासीफाई मोल्डिंग प्रोसेस. ऑल्सो एक्सप्लेन द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्डिंग सैंड इन ब्रीफ. मोल्डिंग प्रोसेस 2 तरीके से क्लासीफाई हो सकती है. पहला है हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग. दूसरा है मोल्डिंग प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सैंड यू यूज. ग्रीन मोल्डिंग, ड्राई मोल्डिंग, स्किन ड्राइड मोल्डिंग और लो. तो 2 तरह के अलग अलग क्लासिफिकेशन आएंगे. अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस इट मे बी मैनुअल और हैंड, इट मे बी मशीन. अकॉर्डिंग टू सैंड यूज, ग्रीन मोल्डिंग, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ड्राई सैंड मोल्डिंग, स्किन ड्राइड मोल्डिंग एंड लोम सैंड मोल्डिंग. इसे भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वैसे लिखना है, जहाँ पर हो सके, पॉसिबल हो सके डायग्राम बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन CO2 मोल्डिंग. ऑल्सो मेंशन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. इस तरह का क्वेश्चन आप सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करोगे. एक्सप्लेन वाला कोई भी क्वेश्चन, एक सिंपल डायग्राम PPT में दी हुई है, वही सेम डायग्राम आप बनाओगे. आफ्टर डायग्राम गो फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको ऐसे पैराग्राफ टू पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज. नंबर 1 एक्सप्लेनेशन, उसमें नंबर 1 आएगा. पॉइंट नंबर 1 प्रोसीजर क्या होती है, हम इसे क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं. इसके 4 से 5 पॉइंट में आपकी पूरी प्रोसीजर ख़त्म कर दीजिए. नेक्स्ट एडवांटेजेस हेडिंग आएगा,
उसके एडवांटेज लिख दीजिए पॉइंट वाइज, फिर से 1 2 3 4 नंबरिंग करके। आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस हेडिंग आएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग करके जितने भी आपको डिसएडवांटेज पता है डिसएडवांटेज लिख दीजिए। डायग्राम से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट करना। नेक्स्ट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न, विच पैटर्न आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग एंड व्हाई। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल ऑफ पैटर्न हमें पता है, वुड, मेटल, प्लास्टिक, पीओपी, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग वैक्स ऑल्सो। विच पैटर्न्स आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। हमने बहुत तरीके के पैटर्न देखे हैं टाइप ऑफ पैटर्न में, उसमें से 2 ही पैटर्न ऐसे जो मास प्रोडक्शन में यूज होते हैं। पहला है मैच प्लेट पैटर्न, दूसरा है गेटेड पैटर्न। ओनली 2 पैटर्न्स आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन, मैच प्लेट पैटर्न एंड गेटेड पैटर्न। तो आपको उसके डायग्राम बनाने हैं और उसे एक्सप्लेन करना है व्हाई ये 2 ही क्यों यूज होते हैं। क्योंकि मैच प्लेट पैटर्न में एक प्लेट होती है सेंटर में, उसके दोनों तरफ हम स्प्लिट पैटर्न को अटैच करते हैं, लेकिन एक ही प्लेट के ऊपर मल्टीपल पैटर्न अटैच कर सकते हैं, तो एक ही सेटअप में आपके बहुत सारे जॉब बन जाएंगे। उसी तरह से गेटेड पैटर्न में एक सिंगल पैसेज बनाते हैं हम, और पैसेज के सराउंडिंग में बहुत सारे पैटर्न अटैच करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज गेटेड पैटर्न। इसमें भी एक सिंगल सेटअप में नंबर ऑफ जॉब्स बनते हैं, सो दैट्स वाई दे आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन। बाकी सभी पैटर्न्स में एक सेटअप में एक सिंगल जॉब बनता है। तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, दोनों पैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड। रिपीट हुआ है, इस बार आपको कंस्टिट्यूएंट थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करना है क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोर, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ कोरिंग सैंड, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कोरिंग सैंड। ये सारा कवर हो चुका है, 7 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कोर की आपको डायग्राम बनानी है, कोर क्या होता है ये भी आपको शो करना है। टाइप ऑफ कोर इसमें नहीं आएगा, जो पूछा है उसका ही आंसर देना है। व्हाट इज कोर, कोर की डेफिनेशन आएगी। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ कोरिंग सैंड, कोरिंग सैंड के इंग्रेडिएंट बस लिखोगे, एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कोरिंग सैंड। अब सैंड की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हमने देखी है, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस, दीज आर द प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टरीनेस। तो इसे एक्सप्लेन करना है, स्टेट कहा है क्योंकि उसने, तो इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ शेल मोल्डिंग। ये 9th क्वेश्चन जैसा ही आंसर होगा। पहले डायग्राम, इसमें बहुत सारी डायग्राम बनेगी, आपको शेल मोल्डिंग मैंने पढ़ाया है, शेल मोल्डिंग में बहुत सारी डायग्राम बनती है। स्टेट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड कास्टिंग। तो डायग्राम वाइज, स्टेप वाइज डायग्राम है इसमें। ये अब एक बार पीपीटी में देखेंगे तो आपको इसका आंसर क्या करना है समझ में आ जाएगा। जो पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही। 14th क्वेश्चन, व्हाई अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड, रिपीट हुआ है। स्टेट द वेरियस अलाउंस, कंप्लीटली क्वेश्चन रिपीट है ये। स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ मोल्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ CO2 मोल्डिंग विथ नीट स्केच। वेरियस टाइप्स ऑफ मोल्ड में क्या आएगा, ग्रीन मोल्ड, ग्रीन सैंड मोल्ड, ड्राई सैंड मोल्ड, स्किन ड्राइड मोल्ड, लो मोल्ड, शेल मोल्डिंग एंड लास्ट वन इज अ CO2 मोल्ड। ये स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ मोल्ड। स्टेट कहा गया है मतलब आपको उसे एक लिस्ट बना के दी है नंबर वाइज, 1 2 3 4 5 6, बस एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद उसने जो पूछा है उसका आंसर कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ CO2 मोल्डिंग विथ नीट स्केच। तो जो उसने पूछा है उतना ही आंसर करना है। उसने कहा स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ मोल्ड, आप उसे हर मोल्ड एक्सप्लेन करके बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है। स्टेट मतलब उसको बस बताओ कौन से टाइप है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोर, व्हाट आर कोर प्रिंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोर। एग्जैक्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न की लिस्ट बनानी है तो आपको पैटर्न की लिस्ट ध्यान में रहनी चाहिए।
पहला पैटर्न होता है सिंगल पीस, दूसरा होता है स्प्लिट, और उसे कहते हैं मल्टी पीस, और उसे कहते हैं टू पीस। इसी तरह से तीसरा पैटर्न है कोप एंड ड्रैग, उसके बाद है मैच प्लेट, उसके बाद है गेटेड, उसके बाद है स्केलेटन, उसके बाद है स्वीप, उसके बाद है सेगमेंटल। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो उसमें से आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उसने पूछा है, तो आपको पहले तो लिस्ट देनी है। उसने पूछा है लिस्ट, तो उसे लिस्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये 3 पैटर्न आपको विद डायग्राम प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं। 2 और 3 पीस पैटर्न मतलब स्प्लिट पैटर्न हो गया या मल्टी पीस पैटर्न हो गया। गेटेड पैटर्न ये एक मास प्रोडक्शन पैटर्न है, और स्विफ्ट पैटर्न। तो ये तीनों पैटर्न आपको विद डायग्राम प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर विच गवर्न द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल फॉर पैटर्न मेकिंग एंड डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग वुड एंड मेटल एज अ पैटर्न मेकिंग मटेरियल। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा पूरी तरह से। कौन से फैक्टर है? फैक्टर वही है, मशीनेबिलिटी, कॉस्ट, वेट, रेजिस्टेंस टू वियर, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, ये सारे फैक्टर होते हैं सिलेक्शन के लिए। उसके बाद क्या फैक्टर हो सकते हैं? क्वांटिटी कितनी बनानी है जॉब की, क्वालिटी क्या चाहिए, कितना कॉम्प्लिकेटेड है जॉब, ये सारे फैक्टर है। इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, पैटर्न मटेरियल सिलेक्ट करते हो। इस पे डिपेंड होता है आप कौन सा पैटर्न मटेरियल सिलेक्ट करने वाले हो। तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। उसके बाद वुड के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं आपको, और मेटल के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी है। तो ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता है। अगर डायग्राम बनता है तो आपका लिखना बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ग्रेन साइज एंड शेप अफेक्ट द परमेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड। ग्रेन साइज एंड शेप मतलब ग्रेन सैंड के एक पार्टिकल का साइज क्या है, साइज मीन्स डायमेंशन, लार्ज है या स्मॉल है। और शेप, शेप मतलब अब शेप अलग अलग हो सकते हैं। सैंड का एक पार्टिकल अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो आपको कैसे शेप मिलेंगे? इट में बी परफेक्टली राउंड शेप, इट में बी ऑफ इरेगुलर शेप। तो ये शेप हो गया उसका। तो इसके ऊपर परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सैंड की, इसका मतलब पोरसनेस, और स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड होती है। तो देखिए, जितना पहले साइज देखते हैं, ग्रेन साइज, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेन साइज के ऊपर देखते हैं। अगर साइज स्मॉल है, एक सैंड पार्टिकल की साइज अगर बहुत स्मॉल है, उसे फाइन सैंड कहते हैं, तो परमेबिलिटी कम होगी। स्मॉल साइज में परमेबिलिटी बहुत कम होगी और स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मिलेगी अगर साइज स्मॉल है तो। वाइस वर्सा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर ग्रेन साइज लार्ज है, ग्रेन साइज अगर लार्ज है तो परमेबिलिटी अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा पोरस बनेगा मोल्ड, वहाँ से गैसेस इसी इजीली एस्केप हो पाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ कम मिलेगी। अब शेप, शेप मतलब अगर स्मूथ शेप की सैंड है, सर्कुलर शेप है, बहुत ज़्यादा उसमें इरेगुलरिटी नहीं है, तो सर्कुलर शेप में आपको परमेबिलिटी कम मिलेगी और स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। अगर इरेगुलर शेप है सैंड का तो परमेबिलिटी अच्छी मिलेगी और स्ट्रेंथ कम मिलेगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस केस में ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें लिखने जैसा बहुत कुछ नहीं है, तो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस बार आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहले शेप की डायग्राम बना दीजिए, थोड़ा एनलार्ज करके, स्मॉल शेप, लार्ज शेप। स्मॉल शेप को एक दूसरे के साथ प्लेस करके दिखाइए कि वो पूरी तरह से पैक हो जाता है स्मॉल शेप की वजह से, तो परमेबिलिटी आपको कम मिलेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी क्योंकि डेंसली पैक होता है। अब शेप के 2 डायग्राम बनाइए, एक एकदम स्मूथ सर्कुलर ग्रेन बनाइए सैंड का, दूसरा इरेगुलर साइज का बनाइए। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ पैक करके दिखाइए। जो इरेगुलर है
उसमें गैप ज़्यादा रहती है तो परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, पोरोसिटी ज़्यादा रहेगी। और जो स्मूथ है उसमें गैप कम रहती है तो परमेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन इरेगुलर में स्ट्रेंथ कम आएगी क्योंकि कांटेक्ट कम होता है एक दूसरे के साथ। और ग्रेन्स लेकिन स्ट्रेंथ जो है अच्छी रहेगी। तो इसी तरह से आपको थोड़ा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ लिखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैटर्न, एक्सप्लेन विथ नीड स्केच द फॉलोइंग पैटर्न। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है पिछले बार जैसा ही। व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ पार्ट टू बी कास्टेड। आपके जॉब का रेप्लिका है या मॉडल है। ओनली डिफरेंस इज दैट द साइज ऑफ पैटर्न इज लार्जर देन द जॉब बिकॉज ऑफ द वेरियस अलाउंसेस एडेड। ये उसका आंसर है। बाकी तो आपको ये एक्सप्लेन ही करना है, स्वीप पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न। लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत कुछ मत लिखते बैठिए इसमें। हर टाइप का डायग्राम बना दीजिए और मैक्सिमम 2 लाइन में उसे एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए। आपको टाइम बचाना है। यूनिवर्सिटी में 3 घंटे में 80 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, बहुत लिखते बैठे 2 पेज मार्क मिलना चाहिए इसलिए नहीं। डायग्राम बनाइए, 2 मार्क में 2 लाइन में एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, एक्सप्लेन शेल मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मोल्डिंग सैंड। रिपीटेड है, कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले बताया मैंने, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस, रिफ्रैक्टरीनेस, फ्लोएबिलिटी, ये परमेबिलिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। इसको एक्सप्लेन करना है। नहीं, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी नहीं करना है क्योंकि 3 ही मार्क का क्वेश्चन है। एक के नीचे एक नंबर डाल के कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, उसे हेडिंग दे दो, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मोल्डिंग सैंड, बस। एक्सप्लेन भी नहीं करना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न के फंक्शन हमने देखे हैं। बेसिक फंक्शन तो है कैविटी जनरेट करना, लेकिन उसके साथ बहुत सारे अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। एक्सप्लेन विथ नीड स्केच लूज पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न एंड मास्टर पैटर्न। फंक्शन लिखने हैं और ये पैटर्न्स डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूज ऑफ मोल्डिंग मशीन इन फाउंड्री, डिस्क्राइब स्लैंड स्लिंगर मशीन विथ नीड स्केच। यूज ऑफ मोल्डिंग मशीन क्या है, 2 ही यूज है। एक सैंड को पैक करने के लिए पैकिंग मोल्डिंग मशीन यूज होती है, दूसरा है पैटर्न को रिमूव करने के लिए, 2 ही यूज है। फिर सैंड स्लिंगर की डायग्राम बनाइए और सैंड स्लिंगर के वर्किंग को, उसके पार्ट्स को मैक्सिमम 5 या 6 लाइन में, जितना पीपीटी में दिया गया उतना सफिशिएंट है, एक्सप्लेन कीजिए। फिनिश। एक पीपीटी बस उतना ही बनाना है आपको। सैंड स्लिंगर एक सिंगल पीपीटी में एक्सप्लेन है, बस उतना ही बनाना है, उतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, एक्सप्लेन वेरियस अलाउंसेस। एग्जैक्टली रिपीट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोर यूज, व्हाई आर कोर यूज, कोर का यूज बताना है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग चैपलेट। ये सिंगल लाइन में आएगा, व्हाई आर कोर यूज, डेफिनेशन बस लिखना है। व्हाट इज पर्पज ऑफ चैपलेट, सिंगल लाइन में पर्पज देना है उसको सपोर्ट करने के लिए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कोर, ये कोर की डायग्राम के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, 1 या 2 लाइन में, खत्म। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ CO2 मोल्ड विथ स्केच, रिपीट है। व्हाई आर अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, रिपीट है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रिंकेज अलाउंस, यहाँ एक ही अलाउंस पूछा गया, श्रिंकेज अलाउंस, तो आपको इसे डिटेल में लिखना है। जब एक ही क्वेश्चन है आपके पास तो उसे डिटेल में लिखना है, नहीं तो श्रिंकेज अलाउंस आपको 3 या 4 लाइन में हो जाता था अगर सारे अलाउंस के साथ पूछा गया है, लेकिन यहाँ एक ही अलाउंस पूछा है तो इसे डिटेल में लिखना है। तो हर बार पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा है और उतना ही आंसर देना है आपको। अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपने वो पूछेगा कुछ और, आज उसे आप उसे कुछ और ही एक्सप्लेन करते बैठोगे और उस केस में आप मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन मार्क नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन कोर मेकिंग इन ब्रीफ, डिस्कस कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द कोर। कोर मेकिंग की प्रोसेस आपको ब्रीफ में बताना है, 4 ही पॉइंट है उसमें, और
उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, दैट इज द कोलैप्सिबिलिटी। तो कोर मेकिंग में आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम के साथ लिखिए, बहुत ज़्यादा मत, और कोलैप्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, शेल मोल्डिंग रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोर, फिर से रिपीट हुआ है, विथ स्केच उसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, अलाउंसेस फिर से रिपीट हुआ है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड, रिपीट हुआ है। मेन कंस्टिट्यूएंट, मोल्डिंग सैंड के टाइप और उसके कंस्टिट्यूएंट। एक्सप्लेन शेल मोल्डिंग विथ नीट स्केच, शेल मोल्डिंग फिर से रिपीट हुआ है। एडवांटेज डिसएडवांटेज। व्हाट इज कोर, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी, एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कोरिंग सैंड, फिर से रिपीट हुआ है। व्हाई अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रिंकेज अलाउंस, ये भी रिपीट हुआ है। तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन देख रहे हो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम क्वेश्चन से ही आपको सब्जेक्ट रिपीट करना है। पहले एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको समझ में आ जाएगा। डिस्कस शेल मोल्डिंग, फिर से रिपीट। नाउ द समर 19 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, पैटर्न की लिस्ट देना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विथ नीट स्केच। 2 पीस पैटर्न, टो हो गया है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, 2 पीस है। गेटेड पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न। So dear student, with this we have completed our first unit. In case of any problem, you can contact me on WhatsApp as well as you can call me directly on my number. Thank you. Your assignment will be uploaded on the Google Classroom.